14 सितंबर साल 2020 की हाथरस वाली घटना को कौन भूल सकता है। उस समय हर न्यूज, हर अखबार में इसी घटना की बात हो रही थी। आरोप था कि 14 तारीख को सवर्ण जाति के 4 लड़कों ने कथित तौर पर एक दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। जब लड़की सुबह अपनी मां के साथ मवेशियों का चारा लाने खेत में गई थी, उसी वक्त उसके गर्दन में पड़े दुपट्टे को पकड़कर घिसटते हुए उसे बाजरे के खेत में ले जाया गया, जिससे उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। चोट इतनी गंभीर थी कि वो लड़की अपाहिज हो गई। दोनों हाथ पैर लकवाग्रस्त हो गए। इतना ही नहीं, उसका गला घोंटा गया। यहां तक कि चारों आरोपियों ने लड़की को किसी से उनका नाम ना बताने और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 29 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला उस समय देश विदेश की हेडलाइन बन गई। पहले निर्भया केस, फिर ये हाथरस केस और न जाने और कितने ऐसे केस जो बेकार की खबरों के बीच दब जाते हैं और खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाते। पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने पूरे गांव की किलेबंदी कर दी थी। गांव में मीडिया कर्मियों की एंट्री बैन कर दी गई थी। पीड़िता के परिवार से मिलने जाने वाले कई पत्रकारों और नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। पीड़िता के परिवार ने भी आरोप लगाया था कि उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दिया गया। इस मामले में अभी कुछ ही महीने पहले 2 मार्च साल 2023 को हाथरस कोर्ट का एक अहम फैसला आया। चारों आरोपियों के ऊपर से गैंगरेप का मामला हटा लिया गया और 3 आरोपी रामू, लौकुश और रवि को बरी कर दिया गया, जबकि चौथे आरोपी संदीप सिंह को गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। ये चारों आरोपी संदीप, रामू, लौकुश और रवि ठाकुर जाति के हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आज हम हाथरस केस के बारे में बात करेंगे। ये पूरा वीडियो इंटरनेट डेटा यानी टीवी न्यूज चैनल्स, इंटरव्यूज और न्यूज आर्टिकल्स पर आधारित है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें मैं अपना कोई निजी पक्ष ना रखूं। तो चलिए हाथरस चलते हैं। हाथरस जिले में एक गांव है भूलगढ़ी। ये ठाकुर बाहुल्य गांव है। द क्विंट का कहना है कि जब 14 सितंबर को यह घटना हुई तब भूलगढ़ी गांव में दलितों के 4 घर थे, पर आगे चलकर 2 दलित परिवार गांव छोड़कर चले गए। पीड़िता के भाई का कहना था कि दोनों परिवार डर की वजह से गांव छोड़कर भाग गए। अब उस गांव में केवल 2 ही दलित परिवार बचे हैं। पीड़ित लड़की की मां ने बताया कि वो 14 सितंबर की सुबह 8 बजे के करीब अपनी बेटी के साथ खेतों में मवेशियों के लिए चारा लेने गई। लड़की अपनी मां से करीब 100 मीटर दूर जाकर घास काटने लगी। घास काट लेने के बाद मां अपनी बेटी के पास पहुंची, पर वो वहां नहीं थी। मां को लगा कि बेटी अकेले ही घर चली गई होगी। तभी मां को खेत के मेड़ पर पड़ी बेटी की एक पैर की चप्पल दिखी। मां ने सोचा कि बेटी एक पैर का चप्पल छोड़ के घर कैसे जा सकती है। तभी मां की नजर बाजरे के खेत पर पड़ी। बाजरे के पौधे टूटे हुए थे। मां जब उस बाजरे के खेत में गई तब उसने देखा कि उसकी बच्ची अर्धनग्न अवस्था में बेजान गिरी पड़ी है। उसका शरीर खून से सना पड़ा है। लड़की बोलने की हालत में नहीं है। वो अपना गर्दन तक नहीं हिला पा रही है। लड़की की जीभ मुंह से बाहर आ गई है। वो खून की उल्टियां कर रही है। अपने सामने अपनी बेटी की ये हालत देखकर उस मां की क्या अवस्था रही होगी, इसको कोई बयां नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पर गुजरती है वही उस तकलीफ को समझ सकता है। उस मां ने अपनी साड़ी के पल्लू से बेटी के शरीर को ढक दिया। इसके बाद उसने खेत में अपने लड़के को बुलवाया। बेटा खेत में आया। फिर दोनों लड़की को बाइक पर बैठाकर करीब सुबह 9:30 बजे उसे चंदपा पुलिस स्टेशन लेकर गए। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस के पास जाने पर पुलिस यही कहती रही कि बस इसे यहां से ले जाओ। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने FIR दर्ज करने में भी देरी की। आखिरकार मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ SC/ST एक्ट अधिनियम और IPC की धारा 307 के तहत FIR दर्ज की गई। इस FIR में केवल एक ही आरोपी संदीप का नाम दर्ज कराया गया था। जब पीड़िता के भाई से पूछा गया कि पहले शिकायत में उसने रेप का जिक्र क्यों नहीं किया, तब उसने कहा कि उस समय जो उसे पता था उसने वही तहरीर में लिखा।
इसके बाद परिवार वाले पीड़ित लड़की को हाथरस अस्पताल ले गए। पीड़िता की हालत खराब हो गई थी। 2 ही घंटे बाद यानी 14 सितंबर को ही दोपहर 2 बजे उसे हाथरस अस्पताल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हाथरस के डॉक्टर का कहना था कि उनके यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं थी कि लड़की का उचित इलाज किया जा सके। 19 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पीड़िता की थोड़ी हालत सुधरी। वो होश में आई। होश में आने के बाद उसका बयान दर्ज कराया गया। पीड़िता ने इस बयान में संदीप के साथ 2 और हमलावरों के नाम लिए। उसने अपने साथ छेड़छाड़ का भी जिक्र किया। पुलिस ने इस बयान को आधार मानकर धारा 307 यानी हत्या का प्रयास और 354 यानी छेड़छाड़ के मामले के तहत संदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने पहली बार 22 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई थी और उसी दिन एफआईआर में धारा 376 जोड़ दी गई थी। अलीगढ़ के अस्पताल में बयान लेते समय पुलिस ने जब पूछा कि आपने पहले दिए बयान में केवल एक ही आरोपी का नाम क्यों लिया था और केवल छेड़खानी का आरोप क्यों लगाया था, तब पीड़िता ने जवाब दिया कि उस समय मैं पूरी तरह से होश में नहीं थी। 22 सितंबर को पीड़िता की हालत बहुत गंभीर हो गई। इस वजह से पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया। इसे डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत्यु पूर्व बयान के रूप में जाना जाता है। ये बयान इस आधार पर लिया जाता है कि मरने से पहले कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। ये बयान अदालत में बहुत प्रभावी होता है क्योंकि आरोपी के पास जिरह करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पर इसमें भी कई पेंच हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालतों को यह जांचना बेहद जरूरी है कि पीड़ित का बयान भरोसेमंद है कि नहीं। बयान देने से पहले पीड़ित फिट था या नहीं, या बयान देने से पहले पीड़ित किसी के दबाव में तो नहीं था। ऐसे भी मामले हैं जिसमें पीड़ित ने मृत्यु पूर्व बयान दिए पर अदालत में उसे माना नहीं गया। पीड़ित ने बयान में बताया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, उसका गला घोंटा गया था। पीड़िता ने अपने 4 पड़ोसियों का भी नाम लिया। मुख्य आरोपी संदीप सिंह, रामू, लौकुश और रवि। इस बयान के बाद तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक की एक रिपोर्ट की बात करें तो उसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेता शिवराज जीवन ने पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद पीड़िता से मुलाकात की थी, जिसके बाद इस मामले की कहानी बदलने लगी। फिर यह मामला गैंगरेप का बन गया था। घटना के तुरंत बाद कुछ लोकल पत्रकारों ने पीड़िता और उसकी मां का वीडियो बनाया था। वीडियो में एक व्यक्ति पीड़िता की मां से पूछता है कि किस बात को लेकर इस लड़की को मारा है। तब पीड़िता की मां इस बात का जिक्र करती है कि वो घास लेने गई थी, वहीं मारपीट हो गई। फिर पीछे से आकर बेटी को बाजरे में खींच लिया। वो व्यक्ति मां से पूछता है कि किन किन लोगों ने मारा था। तब पीड़िता की मां कहती हैं खाली एक ही लड़का था। कैमरे के पीछे वाला व्यक्ति पूछता है क्या नाम है उसका। तब पीड़िता की मां कहती हैं संदीप। वो व्यक्ति फिर पूछता है कि क्या कोई रंजिश चल रही है। तब मां कहती हैं हाँ, पुरानी रंजिश चल रही है। वो कहती हैं कि 15-16 साल पहले उनके ससुर को संदीप के घर वालों ने मार दिया था। जब पीड़िता के भाई से पूछा गया कि उनकी मां ने पहले क्यों नहीं बताया कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, तब भाई ने बताया कि मां को कलंक का डर था और चारों आरोपी ठाकुर जाति के थे। बीबीसी के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि पीड़िता के परिवार ने प्रारंभिक शिकायत में बलात्कार का उल्लेख नहीं किया था। पुलिस ने दावा किया कि लड़की ने अपने साथ मारपीट के 9 दिन बाद 22 सितंबर तक बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था। लेकिन कुछ वीडियो फुटेज ये बताते हैं कि हमले के कुछ घंटों के भीतर वो अपने बयान में 2 बार कहती है जबरदस्ती। जबरदस्ती बलात्कार के लिए प्रयोग होने वाला दूसरा शब्द है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे के मुताबिक पीड़िता ने अपनी मौत से पहले 3 बार कहा था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। 2 वीडियो फुटेज में उसके मुंह से जबरदस्ती शब्द निकला। 14 सितंबर को शूट किए गए वीडियो में पीड़िता चंदपा पुलिस स्टेशन के बाहर फर्श पर लेटी हुई थी। वो वीडियो में बोलती है कि उसका गला दबा दिया। कैमरे के पीछे वाला व्यक्ति पूछता है क्यों। लड़की कुछ नहीं बोलती है। व्यक्ति फिर पूछता है बताओ क्यों दबा दिया। फिर लड़की बोलती है जबरदस्ती नहीं करने दिया। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे कोई और भी चोट लगी है,
तो उसने घावों से भरी अपनी जीभ बाहर निकाल दी। दूसरा वीडियो उसी दिन हाथरस के जिला अस्पताल में शूट किया गया था। पीड़िता बेड पर लेटी हुई थी। एक पत्रकार उससे पूछता है, उसे किसने चोट पहुंचाई? पीड़िता जवाब देती है, संदीप, मेरा गला घोंट दिया। उससे फिर पूछा गया, क्यों? पीड़िता जवाब देती है कि मैं चारा इकट्ठा करने गई थी, उसने मुझे अंदर खींच लिया, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैंने विरोध किया तो उसने मेरा गला घोंट दिया। वो पत्रकार उससे पूछता है, क्या कोई दुश्मनी चल रही है? पीड़िता इसका हाँ में जवाब देती है। तीसरा वीडियो 5 मिनट 17 सेकंड का था। ये बयान 22 सितंबर को अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पुलिस को दिया गया था। इस वीडियो में पीड़िता के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। इस वीडियो में वो कहती है कि मेरे साथ बलात्कार किया गया था। रवि और संदीप एक साथ थे। उन्होंने 1 महीने पहले भी मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भाग गई थी। पर उस दिन मेरे साथ बलात्कार किया गया। दोनों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। बाकी लोग मेरी मां को आता देख भाग गए। तब तक मैं थोड़ा होश में आ गई थी। पीड़िता से पूछा गया कि क्या उस पर यह कहने के लिए दबाव डाला गया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है? तो वो कहती है, कोई दबाव नहीं है, वो लोग ऐसे ही हैं, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो दोबारा ऐसा कर सकता है। वो मुझे धमकी देता है कि गोली से उड़ा दूंगा। 28 सितंबर को पीड़िता की हालत बहुत खराब हो गई। उसे एम्स रेफर कर दिया गया, पर उसे एम्स ना ले जाकर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां 29 सितंबर को सुबह में पीड़िता की मौत हो गई। इसके बाद पीड़िता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद आधी रात को एक एम्बुलेंस पीड़िता की लाश लेकर बुलगढ़ी पहुंची। उस एम्बुलेंस में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था, ऐसा पीड़िता की चाची ने बताया। प्रशासन ने पूरे गांव को छावनी में बदल दिया था। हर जगह पुलिस लगी हुई थी। पुलिस प्रशासन चाहती थी कि जल्द से जल्द लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, पर परिवार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो लाश को एक बार घर ले जाना चाह रहे थे। परिवार कह रहा था कि हिंदू रात में दाह संस्कार नहीं करते हैं। उनका कहना था कि बिटिया का हिंदू रीति रिवाजों के साथ दाह संस्कार किया जाए, परिवार की उपस्थिति में किया जाए, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। पीड़िता की मां एम्बुलेंस के सामने अपनी ही बेटी को आखिरी बार घर ले जाने की भीख मांगती रही। बेटी को हल्दी लगाने की बात कहती रही, पर किसी ने कुछ नहीं सुना। आखिरकार रात करीब 2:30 बजे हाथरस पीड़िता का दाह संस्कार करा दिया गया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि परिवार की सहमति के बिना उनकी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार करा दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना था कि उन्होंने परिवार की अनुमति लेकर ही पीड़िता का अंतिम संस्कार किया था। सबसे अमानवीय बात तो ये थी कि जहां इतनी दुखद घटना हो रही थी, पीड़िता की चिता जल रही थी, वहीं किनारे कुछ पुलिस वाले हंस रहे थे। इस तरह आधी रात में जल्दबाजी में किए गए पीड़िता के अंतिम संस्कार ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। लोग पुलिस प्रशासन और यूपी सरकार पर सवाल खड़े करने लगे। बातें होने लगी कि ये दाह संस्कार सबूतों को मिटाने के लिए किया गया। इसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया। उन्होंने पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, एक घर और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। एसआईटी ने जब चारों आरोपियों के कॉल डिटेल्स निकलवाए, तब मुख्य आरोपी संदीप की कॉल डिटेल से पता चला कि 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक पीड़िता के भाई और संदीप के मोबाइल नंबरों के बीच 104 बार कॉल की गई थी और दोनों नंबरों के बीच करीब 5 घंटे बात हुई थी। कॉल डिटेल से पता चला कि पीड़िता के भाई के नंबर से आरोपी संदीप के नंबर पर 62 बार और संदीप के नंबर से पीड़िता के भाई के मोबाइल नंबर पर 42 बार कॉल की गई थी, जबकि दोनों का घर महज 200 मीटर की दूरी पर था। दोनों नंबरों की लोकेशन भी गांव की ही थी। पीड़िता के भाई ने इस पर कहा कि उसकी कभी संदीप से फोन पर बातचीत नहीं हुई, ना ही कभी बहन ने उसे कॉल किया था। ये बस परिवार को दबाने और उसे बदनाम करने की साजिश है। इसी बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़िता का बलात्कार नहीं हुआ था। उन्होंने लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पीड़िता की मौत की वजह गर्दन की चोट और उससे लगने वाला सदमा था। उन्होंने कहा कि जो नमूने लिए गए थे
उनमें स्पर्म नहीं पाए गए, जिससे साफ होता है कि बलात्कार या सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था। उनका कहना था कि पीड़िता के परिवार ने अपने प्रारंभिक शिकायत में बलात्कार का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातीय हिंसा पैदा करने के लिए कुछ लोगों ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया था। अब इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीड़िता की बॉडी पर स्पर्म के ना मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। कुछ वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि बलात्कार के अपराध के लिए सीमन या स्पर्म की मौजूदगी जरूरी नहीं है। कहा गया कि पीड़िता के साथ 14 सितंबर को दुष्कर्म हुआ था और जांच के लिए नमूने 25 सितंबर को लिए गए थे। इन दोनों घटनाओं के बीच 11 दिनों का फासला है। उन नमूनों से स्पर्म मिलने की कोई संभावना ही नहीं बनती, क्योंकि स्पर्म का लाइफ साइकिल हार्डली 2 से 3 दिनों का होता है। अगर 72 घंटों के भीतर कोई नमूना कलेक्ट किया जाता है तो वो भी इस शर्त पर कि लड़की को नहलाया ना गया हो, उसने पेशाब ना किया हो। पर जिस दिन पीड़िता भर्ती कराया गया था उसी दिन पीड़िता ने खुद को पानी से धुल लिया था, साफ सुथरे कपड़े पहन लिए थे। ऐसे में पीड़िता का वजाइनल स्वाब लेने से कुछ पता ही नहीं चल पाता। सरकारी गाइडलाइन कहती है कि नमूने 96 घंटे के भीतर लिए जाने चाहिए। रेप के मामले में अपराध साबित करने के लिए जरूरी नहीं है कि लिंग के पूरे प्रवेश के साथ हाइमन टूटे और वीर्य का उत्सर्जन हो। लिंग का आंशिक प्रवेश वीर्य हो या ना हो, यहाँ तक कि लिंग के प्रवेश की कोशिश भी कानून के लिए पर्याप्त उद्देश्य है। जननांग पर किसी घाव के बगैर, वीर्य के दाग छोड़े बगैर भी रेप का अपराध कानूनी तौर पर पुष्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि परमिंदर उर्फ लड़का पोला बनाम दिल्ली सरकार 2014 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सही माना था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि बलात्कार साबित करने के लिए शरीर पर सीमन का होना जरूरी नहीं है। वहीं वाहिद खान बनाम स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि लिंग का आंशिक प्रवेश भी बलात्कार के अपराध की पुष्टि के लिए पर्याप्त है। इसी बीच हाथरस के डीएम का एक वीडियो वायरल हो गया। डीएम पीड़िता के परिवार से कह रहे हैं कि अपनी विश्वसनीयता को खत्म मत करिए। ये मीडिया वाले आज अभी आधे चले गए हैं, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे। हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा है, बार बार बयान बदलना है, नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाएं। पीड़िता के परिवार का कहना था कि उन्हें धमकाया जा रहा है और केस को रफा दफा करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। डीएम ने इस पर सफाई दी कि वो तो बस पीड़िता के घर सुख दुख बांटने गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने हाथरस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए पीड़िता के परिवार और आला अफसरों को तलब किया। पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि हाई कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम से पूछा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि आप लोगों ने आधी रात में मिट्टी के तेल से पीड़िता का दाह संस्कार करा दिया। अगर किसी अमीर की बेटी होती तो क्या आप ऐसा ही करते? कोर्ट ने एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते? उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहीं कोर्ट ने जब प्रशांत कुमार से पूछा कि आपको कैसे पता कि बलात्कार नहीं हुआ था, क्या जांच पूरी हो गई है? कोर्ट ने कहा कि क्या आप बलात्कार की परिभाषा जानते हैं? प्रशांत कुमार, जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि पीड़िता का बलात्कार नहीं हुआ था, कोर्ट के इस सवाल पर चुप्पी साधे रहे। इधर जेल में बंद संदीप ने यह दावा किया कि ये पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। उसने एसपी को एक चिट्ठी लिखी। उसने चिट्ठी में लिखा कि पीड़िता को उसकी मां और उसके भाई नहीं मारा है। संदीप ने लिखा कि उसके और पीड़िता के बीच तो अच्छी दोस्ती थी। वो पीड़िता से हमेशा मिलता रहता था और कभी कभार फोन पर भी बात किया करता था। ये बात पीड़िता के परिवार को पसंद नहीं थी। संदीप ने दावा किया कि 14 सितंबर को घटना वाले दिन भी वो खेत में पीड़िता से मिला था, लेकिन पीड़िता की मां और उसके भाई ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद वो घर चला आया। संदीप ने लिखा कि बाद में मुझे गांव वालों से पता चला कि पीड़िता की मां और उसके भाई ने पीड़िता को मारा पीटा, जिसके बाद आगे चलकर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संदीप ने अपने पत्र में खुद को और 3 अन्य आरोपियों को निर्दोष बताते हुए पीड़िता की मां और भाई पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई। वहीं चारों आरोपियों में से एक आरोपी रामू के परिवार ने दावा किया कि पीड़िता के परिवार से मुख्य आरोपी संदीप के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी। एक बार 15-20 साल पहले आरोपी संदीप के पिता और आरोपी रवि की पीड़िता के परिवार से मवेशियों के खेत में फसल नष्ट करने को लेकर लड़ाई हो गई थी। उन्होंने पीड़िता के दादा के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपियों के परिवार ने दावा किया था कि उनके बच्चों को सामूहिक दुष्कर्म के झूठे आरोप में फंसाया गया है, राजनीति की जा रही है। हाथरस प्रशासन ने जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया था, लापरवाही बरती थी। यूपी पुलिस ने घटना के 18 दिनों बाद SP, DSP समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इन सभी का नार्को टेस्ट कराने का फैसला लिया गया। साथ में पीड़िता के परिवार का भी नार्को टेस्ट होना था, जिसके लिए परिवार ने इनकार कर दिया। इसके बाद ये मामला CBI को सौंप दिया गया। हालांकि परिवार नहीं चाहता था कि CBI जांच हो, वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। परिवार वाले चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में एक टीम इस मामले की जांच करे, पर जांच CBI के ही हाथ में गया। CBI ने 10 अक्टूबर को अपनी जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि हाथरस में जातिगत दंगे भड़काने और योगी सरकार को बदनाम करने की ये एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने हड़ताल किए, कई जगह विरोध प्रदर्शन किए, तो वहीं कुछ लोगों ने संवेदनहीन और निचले स्तर की बयानबाजियां भी की। 19 दिसंबर साल 2020 को CBI ने हाथरस के SC/ST कोर्ट में चारों आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या, छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट की धाराओं में 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। CBI ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने बहुत लापरवाही दिखाई। उसने पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया। पुलिस ने 2 बार उसके यौन उत्पीड़न के आरोप को नजरअंदाज किया, जिसमें पीड़िता ने जबरदस्ती करने की बात कही थी। पीड़िता की कोई मेडिकल जांच भी नहीं की गई, जिसके कारण महत्वपूर्ण फॉरेंसिक सबूत गायब हो गए। 2 मार्च साल 2023 को SC/ST कोर्ट ने चारों आरोपियों से बलात्कार का आरोप हटा दिया। संदीप सिंह को छोड़कर सभी 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाई कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि 14 सितंबर को पीड़िता को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसने और ना ही उनकी मां ने ही यौन उत्पीड़न की बात कही थी। यौन उत्पीड़न की चर्चा पहली बार 1 सप्ताह बाद 22 सितंबर को की गई थी। पीड़िता ने 14 सितंबर को मीडिया कर्मियों के सामने जो बयान दिया था और जिसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, उसमें यौन उत्पीड़न की बात नहीं कही गई थी। यही नहीं, पीड़िता ने बाकी 3 आरोपियों का नाम भी बाद में लिया था। कोर्ट के अनुसार ऐसा उसके रिश्तेदारों और अन्य लोगों द्वारा सिखाए जाने के बाद किया गया था, जो उससे मिलने जाते थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के दिए बयान में बदलाव दिखा है। डॉक्टर को दिए बयान और महिला कांस्टेबल को दिए बयान में भिन्नता है। मेडिकल साक्ष्यों में भी यौन उत्पीड़न की बात साबित नहीं हो पाई। कोर्ट के अनुसार साक्ष्यों में ब्लड और सीमन के अंश नहीं पाए गए। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के शरीर पर मिले घाव के निशान एक ही व्यक्ति द्वारा दिए गए हैं। घाव ये साबित नहीं करते कि पीड़िता पर कई लोगों ने हमला किया था। जज ने पीड़िता की मौत को आकस्मिक करार देते हुए कहा कि इस मामले में पीड़िता घटना के 8 दिन बाद तक बात करती रही और बोलती रही। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आरोपी का इरादा निश्चित रूप से पीड़िता को मारने का था। इसीलिए कोर्ट ने संदीप सिंह को गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट के तहत दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। उस पर 50,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़िता का परिवार कोर्ट के इस फैसले से बहुत दुखी है। उनका कहना है कि वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पीड़िता के परिवार ने उसकी अस्थियों को अब तक संभाल कर रखा है। वो उन अस्थियों का विसर्जन तभी करेंगे जब उनकी बेटी को न्याय मिल जाएगा। पीड़िता का परिवार अब सुरक्षा के बीच रहता है। घर पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। CRPF के जवान तैनात हैं। परिवार का कहना है कि घर के छोटे बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। हम जहां काम करते थे वहां दोबारा काम देने से मना कर दिया गया। शुरुआत में तो घर पे बहुत सारे नेता आए, पर फैसला आने के बाद किसी ने बात तक नहीं की। सरकार ने जो मुआवजा दिया था उसी से घर और कोर्ट का खर्च चल रहा है। पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा का कहना है
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी और ना ही परिवार को आवास दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आप क्राइम कहानी देख रहे थे। जय हिंद।